अब आपको मैं लिए चलता हूं भारत में एक विशेष न्यूज के ऊपर, जिसमें द हिंदू ये बतला रहा है हमें कि स्टार्टअप रेज्ड ए रिकॉर्ड 24.1 बिलियन इन 2021 ए स्टडी। यहाँ पर याद रखिएगा एक स्टडी की गई है जिसमें स्टार्टअप्स, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज स्टार्टअप्स। तो जो नई नई कंपनियां होती हैं जो अपने आप को रजिस्टर्ड करती हैं एज ए स्टार्टअप, उन्हें स्टार्टअप के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो ये नई कंपनियां हैं, याद रखिएगा। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे के सारे आज से 30 साल पहले स्टार्टअप ही थी। आज यह आपका 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों को जॉब दे रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो स्टार्टअप्स है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा आज ये स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आने वाले 20 सालों में 25 सालों में यह लाखों लोगों को रोजगार देंगे। भारत में अभी स्टार्टअप्स का काफी जबरदस्त दौर चल रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा करीब करीब इसमें 24.1 बिलियन आपके स्टार्टअप्स ने पैसे जमा किए हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि कितने स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए हैं लास्ट 2021 में, तो 2250 स्टार्टअप सिर्फ 2021 में रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्टार्टअप्स की बहार है पूरे के पूरे। तो यहाँ पर नास्कॉम ने एक सर्वे किया है, तो नास्कॉम के सर्वे के अनुसार करीब करीब 2250 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। अब यहाँ पर याद रखिए 2250 में अगर बात कीजिएगा 10%, यानी कि 200 स्टार्टअप भी अगर हमारे सरवाइव, यहाँ याद रखिएगा 10% से ज्यादा सर्वाइवल रेट नहीं होता है। बड़ी कंपनियां जो बनती हैं वो 10% ही सर्वाइव कर पाती हैं। तो यहाँ पर अगर 2250 में 10% यानी कि 200 कंपनियां भी सर्वाइव कर जाती हैं और लाखों जॉब क्रिएट करती हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या कह सकते हैं जॉब क्रिएशन के हिसाब से कदम है। तो यहां पर याद रखिएगा 2021 में महज 2250 हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर बात करेंगे 2020 में तो केवल 600 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए थे। तो अभी के टाइम में आपका काफी ज्यादा करीब 2250 2021 में, और खासकर उस स्थिति में जब पूरा का पूरा देश में आर्थिक मंदी छाई हुई थी कोरोना की वजह से। तो यहां पर याद रखिएगा आने वाले समय में ये करीब करीब और भी इंक्रीज करने की चांसेस है। यहाँ पर करीब करीब 100 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा रही है। साथ में अगर बात करेंगे डिफरेंट यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स की भी नीड है, या एंजल इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। एंजल इन्वेस्टर्स यानी कि जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में या स्टार्टअप्स में फंडिंग करते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो इससे निश्चित तौर पर भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, जो कि रिकॉर्ड आपका पहुंच चुका है 81 बिलियन डॉलर के ऊपर इस 2020 ईयर में। करीब करीब 6 बिलियन डॉलर के आसपास पब्लिक मार्केट से ही इस पूरे के पूरे 2021 में कलेक्ट किए गए। यह भी एक बहुत बड़ी न्यूज है। तो आने वाले जो 15 से 20 साल होंगे भारत में, यह निश्चित तौर पर भारत का ही साल होगा। और ये जो स्टार्टअप्स आज आपके फॉर्म हो रहे हैं, ये अगले 20 सालों में पूरे के पूरे देश का नक्शा बदल कर रख देंगे। वहीं पर नितिन गडकरी एक नई प्लान लेकर आए हैं। कह सकते हैं आप लोग कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गडकरी ने लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब आप लोग को पता ही है कि पिछले 7 साल की सबसे सक्सेसफुल मिनिस्ट्री वह आपका नितिन गडकरी का मंत्रालय रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा यूनियन मिनिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल अगर कोई मंत्री रहा है तो उसमें आप नितिन गडकरी का नाम बिना सोचे ले सकते हैं। कारण सीधा सा है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जबरदस्त काम करके दिखलाया है। और इनका बजट होता है 1 लाख करोड़ रुपए या 1,10,000 करोड़ रुपए, और ये टोटल खर्च करते हैं 10 लाख करोड़ रुपए। तो समझ सकते हैं कि बजट से 10 गुना खर्च करने और उसे जुटाने की कैपेसिटी सिर्फ नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति में ही पाई जाती है। तो वर्तमान में बात करेंगे तो इन्होंने अब पब्लिक से सीधे पैसे लेने का फैसला किया है। अभी तक होता था कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वह प्राइवेट कंपनीज का या प्राइवेट इन्वेस्टर्स का पैसा लिया करते थे, लेकिन अब एक कॉमन मैन भी भारत सरकार को कर्ज दे सकता है। तो याद रखिएगा यह बहुत बड़ा कदम है जिसमें
कोई भी व्यक्ति जो हमारा आम मध्यम वर्ग का है वो 1000 रुपए 5000 रुपए भी कर्ज दे सकेगा भारत सरकार को, और भारत सरकार उसको सूद समेत वह पैसा रिटर्न करेगी। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह स्टेप है। तो लोगों के लिए नितिन गडकरी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसके अलावा 2 स्टेट प्लान टू रिवाइव सरस्वती रिवर। अब यहां पर याद रखिएगा 2 राज्य हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश ने डैम कंस्ट्रक्ट करके सरस्वती रिवर को रिवाइव करने का फैसला किया है। अब यहां पर याद रखिएगा सरस्वती रिवर कौन, आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आता होगा ये सरस्वती रिवर है कौन, कहाँ है, वर्तमान में तो दिखती नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस सरस्वती रिवर के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अभी वर्तमान में हम लोग इसे क्या कहते हैं, घग्गर हरकारा बेल्ट। तो घग्गर हरकारा बेल्ट के नाम से ये जानी जाती है। तो राजस्थान में यह घग्गर और हरकारा नदियां हैं जो आज के समय में बरसाती नदियां हैं। अब आप लोग समझेंगे या सोचेंगे ये सरस्वती नदी गई कहाँ या कैसे यह विलुप्त हो गई। तो जरा भारत के नक्शे के ऊपर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या और यह किस प्रकार से पूरा का पूरा क्रम चला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो हम लोग क्षेत्र देख रहे हैं यह भारत का उत्तरी हिस्सा है। सब कोई पहचान ही रहे होंगे कि यह भारत का उत्तरी हिस्सा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर हरिद्वार रिज है। यहाँ पर क्या है, हरिद्वार रिज है। अब ये हरिद्वार रिज यानी कि हरिद्वार की चोटी है। तो यहाँ पुराने समय में जिसमें ऋग्वेद लिखा गया था तो उस समय यहाँ से नदियां बहा करती थी। तो ये नदी आपका इस क्षेत्र में बहती थी, सरस्वती नदी इस क्षेत्र में बहा करती थी। लेकिन आपको पता ही है कि हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अब हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, कारण यह है कि यहाँ पर ये जो जगह था पहले ये हुआ करता था टेथिस महासागर। ये क्या होता था हमारा, टेथिस महासागर हुआ करती थी। अब ये टेथिस महासागर धीरे धीरे नदियों की गाद से भरता गया। तो नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर से लगातार यह भरता गया, और जो टेक्टोनिक प्लेटेज हमारी एक दूसरे की से रगड़ खाते रहती हैं, पृथ्वी डिफरेंट अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर बसा हुआ है और ये सब एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती है। नतीजा इधर से प्रेशर क्रिएट हुआ ऊपर जाने का, उधर से प्रेशर हुआ नीचे आने का। नतीजा इन दोनों के क्रम में ये जो बीच में हमारा फोल्डेन माउंटेन तैयार हुआ था, इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो यह पूरा का पूरा एक माउंटेन की शक्ल में तैयार हो जाता है। तो दोनों साइड से यहाँ पर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स थे। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स पर दोनों साइड से जब प्रेशर पड़ा तब यह फोल्डेन माउंटेन के रूप में, पर्वत श्रृंखला के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। नतीजा यह हमारा हिमालय हम लोग देखते हैं। तो ये हिमालय पर्वत जिसकी आज भी मानी जाती है ऊंचाई बढ़ रही है, इसी क्रम में हरिद्वार रिज की ऊंचाई भी बढ़ती है। नतीजा सरस्वती की महत्वपूर्ण जो सहायक नदी थी यमुना, वह टर्न करके गंगा की ओर चली जाती है और दूसरी तरफ से झेलम यह चली जाती है सिंधु नदी की सहायक। तो ये दो नदियां जो इसमें मेजर ट्रिब्यूटरी थी सरस्वती नदी में, उन दोनों ने अपने मार्ग बदल लिए, झेलम और यमुना ने। नतीजा यह जो पूरा का पूरा सरस्वती नदी का मुख्य पानी था वह सूख जाता है। तो ऋग्वेद के बाद जैसे जैसे समय आता है यह नदियां सूख कर विलुप्त हो जाती हैं और वर्तमान में माना जाता है कि यह घग्गर हरकारा बेल्ट के रूप में या घग्गर हरकारा की बरसाती नदियों के रूप में है। तो यहाँ पर अब 2 स्टेट्स हैं, ये दोनों के दोनों रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। तो यहां पर याद रखिएगा दोनों के दोनों स्टेट्स मिलकर इस सरस्वती नदी को वापस फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक डैम का भी निर्माण करेंगे, लेकिन देखना है ये योजना कितनी सक्सेसफुल हो पाती है। ब्रेन डेड यूथ इन मैसू ट्रांसफॉर्म लाइव्स ऑफ 5 पर्सन। यहाँ पर याद रखिएगा 5 लोगों के जीवन बचाया एक ब्रेन डेड यूथ के शरीर ने। तो यहाँ पर याद रखिएगा हर एक व्यक्ति को कंपलसरी होना चाहिए कि वह अपने शरीर के अंगों का दान कर सके।
अब यहाँ पर याद रखिएगा, लीवर हो, किडनी हो, आईज हो, ये सारे के सारे इसकी कमी से कितने लोग मर जाते हैं। लेकिन अगर आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहा जाए कि आप अपने शरीर का एक हिस्सा दान कीजिए या मरने के बाद आप अपनी आंखें दान कर लीजिए, किसी और की जिंदगी संवर जाएगी, तो लोग इसके लिए इनकार कर देते हैं, अलग अलग बहाने बनाते हैं। एक प्रकार से ये जाहिलियत का प्रदर्शन इस प्रकार के लोग करते हैं। तो इनको साफ लफ्जों में कहा जाए, ये समाज के ऊपर बोझ हैं, कलंक होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो हर व्यक्ति को मरने के पहले ही अपने अंग दान निश्चित तौर पर करने चाहिए। क्यों? कि इसके बाद भी वह जिंदा भी रहेगा और साथ में वह दूसरे के लिए सहायक भी सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर याद रखिएगा, किसी की आंखें खराब है, किसी की किडनी, किसी, तो इस प्रकार से बहुत हम मदद कर सकते हैं मानवता की। और जो मानव मरने के बाद ये शरीर जो है, ये क्या मिट्टी में चला जाना, या आग में चला जाएगा, या मिट्टी में चला जाएगा, तो मिट्टी में मिल जाने या आग में जल जाने से अच्छा तो है कि किसी व्यक्ति के वो काम आ जाए, किसी व्यक्ति के जीवन को संवार दे। तो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और जो चीजें हमें मानवता से दूर करती हैं, उन चीजों को भी दूर कर देना चाहिए, याद रखिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी इससे अच्छा लगा होगा ये न्यूज सुनकर, और आप लोग भी अंगदान की ओर अग्रसर होंगे। अब यहाँ पर एक और न्यूज आई है द हिंदू में, स्टॉप इंपोर्ट ऑफ ईरानियन एप्पल्स। ये डीलर्स कह रहे हैं मिनिस्ट्री को कि ईरान से आने वाले एप्पल्स को रोको, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, बिजनेस खराब कर रहा है। साथ में ये क्या कर रहा है हमारा, याद रखिएगा, यह एक प्रकार के पेस्ट को भी लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से इसे पहले भी अन्य देशों में रोका जा चुका है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ईरानियन एप्पल्स न सिर्फ यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि यह हमारे कॉमर्स के लिए भी खराब है। तो इसकी वजह से इसे रोकना जरूरी है। तो यहाँ पर ईरान के एप्पल्स को रोकने की बात हो रही है कि इसे रोका जाए, क्योंकि यह हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमी को बर्बाद करेगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर 3 इंडियंस को आईसीसी टेस्ट टीम में चयनित किया गया है। तो 3 इंडियंस को आईसीसी टीम में चयनित किया गया है। याद रखिएगा, ये तीनों इंडियंस कौन कौन से हैं आईसीसी की टेस्ट टीम में, वनडे टीम में कोई नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, रोहित शर्मा एज ए ओपनर, रितेश पंत एज ए विकेट कीपर एंड आर अश्विन एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर के रूप में आईसीसी मेंस टेस्ट टीम में जगह दी गई है। तो साल भर में एक लिस्ट जारी होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, केवल यह एक औपचारिक रूप से घोषणा होती है कि अगर वर्ल्ड का टीम बने तो हम किसे रखेंगे। तो ये इस प्रकार से है। वहीं पर अगर बात करेंगे भारतीय महिलाओं की तरफ से, तो यहां पर याद रखिएगा, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को भी यहाँ पर ओडीआई टीम में हिस्सा बनाया गया है। तो महिलाओं की ओडीआई टीम में ये हिस्सा बनी है, तो पुरुष 5 डेज वाले टीम में हिस्सा बने हैं। पुरुषों का 1 डेज में कोई हिस्सा नहीं है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर 1 डेज की टीम में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को हिस्सा बनाया गया है। खैर चलिए, न्यूज था, ध्यान बना के रखेंगे। एक और यहाँ पर न्यूज है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा है। तो बढ़ते प्रदूषण या बढ़ते जनसंख्या की वजह से इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से नुसंतरा शिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, नुसंतरा शिफ्ट करने का बिल पिछले साल ही पास किया गया था। यहाँ पर जकार्ता में समस्या क्या आ रही है, पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो चुका है, साथ में जनसंख्या काफी ज्यादा है। इसकी वजह से यह काम किया गया है, जिसमें इंडोनेशिया अपनी राजधानी को परिवर्तित करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ये सारे के सारे न्यूज थे इस पूरे के पूरे हमारे सप्ताह के लिए, और इसी न्यूज के क्रम को हम लोग आगे के सप्ताह में फिर से बढ़ाएंगे कुछ और न्यूज के साथ यहाँ पर। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।